सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो शम्मा जलाना जानता है। और ये जिंदगी भी उसी की है जो जीवन में कठिनाइयों से जूझते हुए आगे बढ़ना जानता है। गुड इवनिंग लिसनर्स, नमस्कार श्रोताओं। हाजिर है आपका मनपसंद प्रोग्राम एक मुलाकात, और हमेशा की तरह प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ हाजिर खिदमत है आपका दोस्त अमित भट्ट। आपकी खिदमत में प्रोग्राम एक मुलाकात के एक नए एपिसोड के साथ, जिसे आप हर सप्ताह शुक्रवार रात 9 से 10 सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। भाई दोस्तों, त्योहारों का माहौल है और कल ही दीपावली का पर्व संपन्न हुआ है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि 5 दिवसीय यह पर्व होता है भारत के बहुत से भागों में। आज गोवर्धन पूजा है और कल भाई दूज है, यानी कि दीपावली की शुभकामनाएं अभी मैं आपको प्रेषित किए देता हूं, क्योंकि माहौल तो दीपावली का है, बना रहेगा। जी हां, आज भी हम अपनी शुभकामनाएं आपके लिए प्रेषित करते हैं। कल विशेष प्रसारण तो रेडियो उड़ान की जानिब से पेश किया ही गया था। स्पेशल ट्रांसमिशन पहली बार रेडियो उड़ान पर हमारे श्रोताओं ने सुना होगा, उसका लुत्फ उठाया होगा। कल 7 से 11 रात्रि के समय ये विशेष प्रसारण आयोजित किया गया था हमारे श्रोताओं के लिए, और बढ़ चढ़ करके हमारे श्रोता उसमें भाग ले रहे थे। दीपावली रेडियो उड़ान की टीम के साथ मना रहे थे। तो भाई, वंस अगेन योर फ्रेंड अमित भट्ट विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस दिवाली। दोस्तों, आज प्रोग्राम एक मुलाकात में एक बार फिर से हमारी जो गेस्ट हैं वो एक वुमन गेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमेशा से मेरा ये मानना रहा है और हम सभी इस बात को मानेंगे कि आज के इस युग में, आज के इस एडवांस ज़माने में, और सवाल एडवांस होने या नहीं होने का नहीं है, किसी भी समय, किसी भी काल में महिलाओं का कहना चाहिए कि बराबर का कंट्रीब्यूशन रहा है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया है और काम कर भी रही हैं। जी हाँ, और जैसा कि जो हमारे पहले के संस्करण रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात में, काफ़ी वुमेन, काफ़ी महिलाओं से आप साक्षात्कार सुन चुके हैं, उनसे हमारी बातचीत सुन चुके हैं। तो उसी क्रम में एक बार फिर से आज हम एक वुमेन गेस्ट को अपने प्रोग्राम में इनवाइट कर रहे हैं। जी हाँ, प्लीज ज्वाइन इन वेलकमिंग मिस वीना मेहता वर्मा फ्रॉम न्यू दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम एक मुलाकात के इस एपिसोड के साथ मैं हूं आपका हमसफर अमित भट्ट, और आज की हमारी गेस्ट हैं नई दिल्ली की वीना मेहता वर्मा, जो कि दृष्टिबाधित हैं और आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रही हैं। दोस्तों, वीना वर्मा 29 दिसंबर 1978 को जन्मी थी भारतवर्ष में, और वो भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने की सिम्बोसिस जैसे प्रख्यात, या यूं कहें कि पॉपुलर इंस्टीट्यूट में, जी हाँ, जो कि MBA का एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने रेगुलर MBA किया था सिम्बोसिस पुणे से, और वो पहली विजुअली इम्पेयर्ड लेडी थी जिन्होंने MBA की शिक्षा हासिल की थी सिम्बोसिस पुणे से। भाई दोस्तों, आज जो तमाम लोग
कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो जो जॉब्स हैं, उन जॉब्स की ओपनिंग में, उन अपॉर्चुनिटीज को लोगों तक पहुंचाने में वीना मेहता का सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूट रहा है। जी हां, वीना मेहता वर्तमान समय में प्रोफेशनली एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन दिल्ली में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्य कर रही हैं और उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें लगातार ईयर 2006, 2007, 2008 में तमाम राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से भी नवाजा गया। वीना मेहता वर्मा को रोल मॉडल कैटेगरी में बेस्ट अवार्ड मिला था। यह राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है और 2007 में वीना को ये कहना चाहिए कि अवार्ड मिला था भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। उससे पूर्व 2006 में नीलम खुर्शीद कंगा, जो कि एक प्रोमिनेंट अवार्ड है, इस अवार्ड से भी वीना मेहता वर्मा को सम्मानित किया गया था ईयर 2006 में। और फिर 2008 में उन्हें कैबिन केयर मास्टरी अवार्ड से भी नवाजा गया उनके सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन के लिए और जो डिसेबिलिटी सेक्टर में उनका योगदान रहा है उसके लिए। वीना मेहता वर्मा के संघर्ष की कहानी और किस तरह से वो डिसेबिलिटी सेक्टर के साथ जुड़ के और खास तौर पर पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट के साथ कार्य कर रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम बातों पर हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, उनकी ही कहानी अब से कुछ ही देर में प्रोग्राम एक मुलाकात में। आप बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें रेडियो उड़ान। जी हाँ, रेडियो उड़ान यानी कि अप फ्लाइट ऑफ लाइफ। हमारे श्रोता टेक्स्ट करके सीधे हमें अपनी दिल की बात कह सकते हैं, अपने विचार और प्रतिक्रियाएं इस वक्त जबकि ये प्रोग्राम ऑन एयर है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। जी हाँ, अगर आप हमारे स्काइप आईडी से अभी जुड़े नहीं हैं तो आप हमें ये रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और फिर इस प्रोग्राम के मुतालिक आप अपने दिल की बात हम तक कह सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.radioudan.com। दुनिया के तमाम 150 देशों में इस समय हमारा ये प्रसारण सुना जा सकता है और इस प्रसारण को आप अपने मोबाइल फोन पर भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आप सुनते रहें प्रोग्राम एक मुलाकात रेडियो उड़ान पर। मिलते हैं इस प्यारे से सॉन्ग के बाद। वीना जी, सबसे पहले मैं प्रोग्राम एक मुलाकात के इस आज के एपिसोड में आपका खैर मकदम करता हूं। वेलकम टू द शो। धन्यवाद बहुत बहुत। आप तो डिसेबिलिटी सेक्टर से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और रेडियो उड़ान एक पहला इनिशिएटिव है इंडिया में, बल्कि वर्ल्ड में। तो आपको कैसा लग रहा है ये पूरा जो तमाम हमारा रेडियो है, ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, और पीपल विद डिसेबिलिटीज से जुड़े हुए लोग ही, या ख़ास तौर पर मैं कहूँ कि जो पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट है, वही इसका संचालन कर रहे हैं, आप हमारे साथ हैं। तो क्या समझती हैं आप? एक ओपनिंग कमेंट अगर मैं आपसे कहूँ, आपकी कहानी, आपकी अचीवमेंट्स और आपकी जो तमाम जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बातचीत शुरू करने से पहले, तो इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस इनिशिएटिव के लिए तो मैं जो लोगों ने भी शुरुआत की है उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी, इसलिए कि रेडियो हम सब जानते हैं एक बहुत कम्युनिकेशन का बहुत सस्ता और जिसको कहते हैं कि बहुत दूर तक पहुंचने वाला माध्यम है। और खासकर जहां मैं समझती हूँ विजुअली चैलेंज लोगों को, जिनको भी एक्टिंग या फिर
अपना टैलेंट आरजेस बनने का जो एक शौक होता है, मेरे हिसाब से अभी तक तो हम कमर्शियल रेडियो तक बहुत कम ही शायद पहुंच पाए हैं। तो इस इनिशिएटिव के लिए तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि जिन्होंने भी लिया है उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। डेफिनेटली जिन लोगों को ये शौक है और वो जो अपना जो शौक को पालना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। इनफैक्ट मैं भी खुद चाहती हूँ कभी ना कभी मैं भी जुड़ूं, और मैं भी चाहती हूँ कि कोई ना कोई एक ऐसा प्रोग्राम करूँ जिससे कि जो भी एंटरटेनमेंट या फिर इंफॉर्मेशन से बाकी लोगों तक पहुँचा सकूँ अपनी बात। जी, और अब मैं आपकी ज़िंदगी की उस कहानी के पहलू से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा, जिस पहलू को हम चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं, बचपन के दौर से जानते हैं। मैंने आपकी बायोग्राफी को बड़े करीब से समझा है, उसको जाना है। तो बचपन में काफ़ी आपने स्ट्रगल किया, और आपने जिस परिवार में जन्म लिया वो कितने अवेयर थे, और फिर कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा, आप दिल्ली आए, फिर आपने एक ब्लाइंड स्कूल में आपने एडमिशन लिया, आगे चल के फिर आपने तमाम तरह के जो पड़ाव थे उनको पार किया। तो वहाँ से जब आपकी शिक्षा शुरू होती है, आपके पेरेंट्स ने किस तरीके से उसको देखा, समझा, मैं चाहता हूँ कि वो आप हमारे श्रोताओं के साथ सबसे पहले शेयर करें। जी, जैसा कि आप बताया कि बचपन में जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ और मैंने पढ़ाई अपनी, मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि मैं अपने घर में पहली चाइल्ड थी जी। और जहाँ तक मेरी जो विजुअल इम्पेयरमेंट की बात है वो बचपन से रही, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे उसको बहुत जल्दी समझ नहीं पाए थे। लगभग 2.5-3 साल की होने तक उन्हें ये बात समझ आई कि मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मेरा पूरा विजन, मेरा पार्शियल विजन था। इस वजह से उनको पहचानने में दिक्कत हुई। और के बाद ऐसा था कि डेफिनेटली उन लोगों को अवेयर तो थे नहीं कि विजुअल इम्पायरमेंट बच्चों के साथ क्या किया जाए। तो उनका कंसर्न डेफिनेटली जो हर पेरेंट्स का होता है ट्रीटमेंट था। अब उन्होंने ट्रीटमेंट में काफ़ी समय लगाया, जो जहाँ कहता था वो लेके ज़रूर जाते थे। और जब तक कि मैं, अब उसका तो कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मेरा रेटिना पिगमेंटोसाइटिस जो एक डिसीज होता है, आरपी बोलते हैं, वो है डिसीज। तो डॉक्टर्स का कहना था कि ये जेनेटिक है और ये ठीक होना, उनको ये भी हमारे परिवार ने पता किया कि कोई रहा होगा पहले से, तो 8-10 जनरेशन तक तो कोई था नहीं। डॉक्टर का यही कहना था कि हमसे शुरुआत भी हो सकती है, जीन जम भी करते हैं। तो खैर, इसमें फिर 11 साल की जब मैं हो गई, इस बीच में क्या है, हम 4 बहनें हैं। जो मेरी सबसे छोटी सिस्टर आई, वो भी उसको भी विजुअल इम्पेयरमेंट है। अब थोड़ी समस्या और बढ़ गई कि भाई 2 हो गए, अब क्या किया जाए। तो डेफिनेटली मेरे पापा का ये था कि मैं तो इनको खुद पालूंगा, और बाकी पढ़ाने वढ़ाने के बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। लेकिन आप जानते हैं टेलीविजन की दुनिया ने कमाल किया। जब टेलीविजन में उन्होंने देखा कि ऐसे बच्चे पढ़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं, तब उन्होंने अपनी स्कूल्स की हंटिंग शुरू की। मैं उड़ीसा में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मेरे फादर वहीं माइंस में काम करते थे, टिस्को में। तो वो आप समझ सकते हैं बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, वहाँ पे साधन बहुत कम थे। फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि आसपास में जो बड़े शहर है जैसे भुवनेश्वर और कटक में स्कूल देखूं और इन लोगों का एडमिशन कराऊं। कि बहुत सारे लोगों के, आप जो पड़ोस में थे या फिर जो जानकार थे, उनके कहने पर कि पढ़ाओ और लाइब्रेरी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लास्ट ट्रीटमेंट मैंने अलीगढ़ में कराया था। बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर थे जो रशिया से आए थे। उन्होंने ही बेसिकली, जो हम आजकल पेरेंट्स की डॉक्टर के द्वारा काउंसलिंग की बात करते हैं, वो उस जमाने में, मैं लगभग आज से बहुत पुरानी बात बताऊंगी आपको, शायद 85-86 की बात है। उन्होंने ही कहा कि आप ट्रीटमेंट पे पैसे वेस्ट करने की बजाय आप इनको पढ़ाएं। तो तब से शायद उनका माइंड खुला, तो उन्होंने स्कूल ढूंढना शुरू किया। लेकिन उनको, क्योंकि हम गर्ल्स थी, तो उनको लगा कि नहीं, सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने वहाँ के स्कूल उनको पसंद नहीं आए। तो उन्होंने फिर किसी तरह से पता मिला था, आपको बताऊँ मैं, कि दिल्ली में ब्रिजानंद स्कूल का, ठीक है, जो गर्ल्स के लिए है जी। अब वहाँ पे जब मैं, तो डेफिनेटली मैं बड़ी थी, आई वॉज नॉट अ किड कि वो लोग मेरे को फर्स्ट या सेकेंड क्लास में एडमिशन दे सके। आई वॉज 11।
तो उन्होंने मेरी सिस्टर को तो ले लिया क्योंकि वो छोटी थी 5 साल की। वो कहते हैं हम इनको नहीं लेंगे क्योंकि इनको ब्रेल सिखा के लाओ तो लेंगे। तो ब्रेल कैसे सीखें भाई, जब हमको स्कूल ही नहीं मिला तो कैसे सीखें। फिर किसी ने मुझे NAB RK पुरम का पता किया जी। मैं NAB RK पुरम में गई तो वहाँ पे डेफिनेटली बहुत अच्छी ही रहा और मैम लोग मिले, उन्होंने बोला ठीक है यहाँ एडमिशन हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमने मेरी सिस्टर को भी बुला लिया। ये कौन से ईयर की बात है? NAB कौन से सन में गए थे? हाँ, मैं NAB गई थी 89 में और NAB को खुले हुए लगभग 3-4 साल हुए होंगे और उस वक्त बहुत कम बच्चे थे, लेकिन मेरी तो लाइफ वहीं से शुरुआत थी, तो मैं कहूँगी मेरे लिए तो ब्लेसिंग था। तो वहाँ जाने के बाद फिर तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद डेफिनेटली ये था कि मैं, क्योंकि मुझे फर्स्ट क्लास में एडमिशन तो दिला नहीं सकते थे और उन्होंने मुझे 1 साल तक बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिया कि नर्सरी से लेके जितना कुछ, क्योंकि मैं उन बच्चों में से थी कि घर में ना मैं खाली बैठने वालों में से नहीं थी। मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है। तो ठीक है, जब मेरी सिस्टर्स पढ़ती थी ना, मैं उनके साथ ही बैठ के मुझे सुनना था, मुझे करना था। तो अवेयरनेस थोड़ी बहुत थी, ऐसा नहीं कहूंगी कि स्कूल वाली अवेयरनेस थी, लेकिन आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं उतना अवेयरनेस थी मेरे पास। तो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने मेरा एडमिशन फॉर्मल स्कूल में 6th क्लास में करवाया था। सरस्वती बाल मंदिर में मैंने अपनी 6th क्लास की एडमिशन ली। उसके बाद से तो फिर चलते गए, जब सारी क्लासेस 6th 7th 8th 9th किया। अब जब 10th में आई तो बात फिर से आई कि 10th में आने के बाद आप चाहते हैं साइंस और मैथ्स लेके हमने पढ़ाई की थी। अब साइंस मैथ्स करने के बाद CBSE को या स्कूल को ये मालूम ही नहीं था कि एक्स्ट्रा टाइम मिलता है या साइंस के प्रैक्टिकल के मार्क्स देने हैं नहीं देने। उन लोगों ने कहा कि नहीं, आपको बोर्ड ही देगा। और इस वजह से भी मेरा नुकसान हुआ, ना मुझे टाइम मिला एक्स्ट्रा और ना ही मुझे प्रैक्टिकल के मार्क्स मिले। हालांकि मैंने 10th पास तो कर लिया, लेकिन बहुत अच्छे नंबरों से नहीं किया जी। तब से थोड़ी जरूर डिप्रेस हो गई कि क्या होगा, लेकिन अब ये था कि मुझे कुछ अलग करना है। मेरे दिमाग में हमेशा से ये बात थी कि टीचिंग लाइन में नहीं जाना है। मतलब ये था, सारे लोग यही विजुअली चैलेंज लोगों के साथ आज भी अगर बहुत हम बड़े लोगों से मिलते हैं तो क्या सिंबलाइज कंपेयर करते हैं, अच्छा विजुअली चैलेंज है तो अच्छा गाते होंगे या अच्छा बजाते होंगे या फिर टीचिंग लाइन में पढ़ाते होंगे। तो ये चीज मुझे था कि मुझे ये दोनों तो नहीं करना है, कुछ अलग करना है। तो डेफिनेटली NAB का बहुत बड़ा सपोर्ट था, तो मैंने कॉमर्स लेके पढ़ाई करी। उस वक्त टीचर्स भी मुझे अलग से दिए गए थे और 11th 12th मैंने कॉमर्स लेके पढ़ा, जबकि उस टाइम पे शायद ही कोई होगा जिसने, गर्ल्स में कह रही हूँ, बॉयज में तो शायद जो अपने घर से पढ़ते होंगे जिनके पास बहुत सपोर्ट था उन लोगों ने किया था। तो मैंने कॉमर्स लेके पढ़ाई करी। इस बार मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे क्योंकि इस बार तक अभी तक सबको अवेयरनेस और सब कुछ हो गया था, तो एक्स्ट्रा टाइम भी मिला, राइटर भी अच्छे मिले। तो मैंने लगभग 75% मेरे आ गए थे। और फिर अब सोचा क्या किया जाए, तो अब फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom किया। BCom करने के बाद तो दिमाग में था कि मैनेजमेंट करना है। अब फिर से मेरी स्ट्रगल यहीं से, जो आप कह सकते हैं हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की शुरू हुई थी। एम्प्लॉयमेंट में तय करने पहले मैं ये चाहूंगा कि ये जो कॉमर्स की पढ़ाई करने की जो तमन्ना थी या मैथ साइंस की तरफ जो आपका खास रुझान था, ये खुद से था या किसी ने आपको NAB में रहते हुए इंस्पायर किया था कि भाई मैथ साइंस पढ़ना है या कॉमर्स लेना है तो ज्यादा बेहतर रहेगा? मैथ साइंस के बारे में मुझे पहले से ये जानकारी थी कि स्पेशल स्कूल्स में 8th तक की मैथ साइंस पढ़ते हैं, तो यहाँ था पढ़ना है क्योंकि आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कुछ भी अब एग्जाम देने के लिए आपको 10th तक की मैथ्स की आवश्यकता होगी। तो ये वजह थी। हालांकि मेरा सच में इतना इंक्लिनेशन नहीं था पढ़ने का कि मुझे डर था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी जी। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए कि ये बड़ी बात थी उस जमाने में। आज भी विजुअली चैलेंज लोग थोड़ा सा रिलेक्टेंट हैं, या फिर अगर वो रिलेक्टेंट ना भी हो तो इंस्टीट्यूट आसानी से इस तरह के सब्जेक्ट सजेस्ट नहीं करते हैं। और आपने उस पीरियड में कॉमर्स को पढ़ा और मैथ साइंस की तरफ आपका रुझान था, तो इसलिए ये सवाल वाजिब था श्रोताओं की जानकारी के लिए। मेरे ख्याल से ये और जो लोग जो स्टूडेंट कॉमर्स की तरफ जिनका रुझान है और वो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको ये चीजें इनकरेज करेंगी आगे चल के जी। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो इतना मुश्किल नहीं रह गया। कंप्यूटर का
जो रीच है बहुत हद तक लोगों तक है, अब तक अवेयरनेस है। अब तो इकोनॉमिक्स में आपको क्वेश्चंस के एग्जाम्पशन भी मिलते हैं। खैर वो जो बातें आप तो बहुत हद तक पिछले 10 सालों में बहुत चेंजेस आ चुके हैं जी। तो उस टाइम में कॉमर्स लेने का एक वजह ये भी था कि मुझे जो जानकारी थी तब तक कि मेरा था कि मुझे मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट करने के लिए ये कहा था कि आप अगर कॉमर्स पढ़ते हैं तो आपको मैनेजमेंट करने में आसानी होती है। फिर जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की कि कॉमर्स में कितना मैथ्स होता है। तो ये पता चला कि कॉमर्स विदाउट मैथ्स भी किया जा सकता है। और अकाउंटेंसी की जहां तक बात थी वो था कि मैथ्स नहीं है, कैलकुलेशन है, आपको एंट्रीज पता होनी चाहिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सबको नहीं होती, हम सबके दिमाग में हमेशा होता है कि जो अकाउंट्स होता है वो मैथ्स होता है। और इकोनॉमिक्स में भी जो डायग्राम्स होते हैं वो समझने के लिए होते हैं। तो उस वक्त जो मुझे पता चला, और प्लस मुझे एनएबी का जो सपोर्ट था, स्पेशली जो अनुराधा मैम का सपोर्ट था, उनका एंकरेजमेंट और मोटिवेशन बहुत ज्यादा रहा। उन्होंने कहा था तुम करो, हम तुम्हें स्पेशली भी टीचर देना पड़े तो भी देंगे। और ऐसा किया उन्होंने, स्पेशली मेरे लिए टीचर्स भी रखे जो अकाउंट्स और कॉमर्स मुझे पढ़ाते थे। तो उनका सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स और मैं सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर पाई। कॉलेज में जाने के बाद मेरे जो सहपाठी थे या फिर मेरे सीनियर्स थे, उनका बहुत मुझे सपोर्ट मिला। वो लोग मुझे बहुत हेल्प करते थे। तो बीकॉम भी हो गया जी। अब जब सोचा कि हम करें मैनेजमेंट, तो हमें तब तक ये बात थी, ये बात मैं बता रही हूँ 2000 की, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। और आपको मालूम है कि 95 में जो हमारा डिसेबिलिटी एक्ट आया था, उसमें कुछ ऐसी थी कि आपको 3% का रिजर्वेशन देना है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, बहुत सारी चीजों में। लेकिन 2000 तक कोई इम्प्लीमेंटेशन की ऐसी बात नहीं थी। मतलब एक्ट को भी आए हुए हो गए थे 5 साल, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात धीरे धीरे आ रही थी। अब मैंने ना डीयू में अप्लाई किया था मैनेजमेंट कोर्स के लिए, तो एंट्रेंस भी दे दिया मैंने। अब जब रिजल्ट का टाइम आया तो मैं पता करने गई कि मेरा रिजल्ट क्या रहा। तो सबसे बड़ा शॉक मेरे लिए ये था कि जो एडमिशन इंचार्ज ने मुझे ये कहा कि हमारे पास तो इस कोर्स के लिए रिजर्वेशन तो है नहीं, तो आपका एंट्रेंस क्लियर करना ना करना वो सवाल होता ही नहीं है, तो हम आपको इस कोर्स में एडमिशन नहीं दे सकते। हमारे बीएड कोर्स में होता है, आप उसमें एडमिशन ले लो। अब मेरे लिए तो बहुत बड़ा शौक था कि ये कैसे हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल ही कैसे है। उसके बाद अगेन फिर क्या था, फिर उसके बाद एनएबी में बात करने के बाद हमें ये पता चला कि हमें केस करना पड़ेगा, मतलब विद द हेल्प ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी को करना होगा। तो हमने एनएबी ने और मैंने डीयू के अगेंस्ट हमने केस फाइल किया कि 3% का रिजर्वेशन दिया जाए जी। उस केस को सॉल्व होने में लगभग 1 साल लग गया, क्योंकि पहला ही केस था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 3% का रिजर्वेशन देने का। 1 साल में चलता रहा, काफी डीयू ने वो किया। उसके बाद 1 साल के बाद सारे ही जितने भी हमारे इंडिया में जो AICTE ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल फॉर एजुकेशन जो है, आई थिंक मैं सही नहीं बोल रही हूँ, पूरा मुझे याद नहीं है, वो जितने भी उसके अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के, उन सब में फिजिकली हैंडीकैप्स को 3% का रिजर्वेशन दिया जाए। उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होने के बाद फिर मैंने डीयू में भी अप्लाई किया, बहुत जगह अप्लाई किया मैंने। उसके बाद डीयू में तो खैर नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं पुणे चले गई अपना MBA करने के लिए, मैं 2002 में। इस बीच में मैंने एक कोर्स कर लिया था, वो पार्ट टाइम कोर्स था भारतीय विद्या भवन से 2002 में। हाँ, वैकुंठ मेहता इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड शायद वो कोर्स था। वो पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस करके था। तो वहाँ पे उन्होंने कोई दिक्कत नहीं करी, उनको मालूम था तब तक, तो उन्होंने ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, वो उन्होंने ले लिया था। फिर 2002 में मैं वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पुणे, ये गवर्नमेंट का अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे गई। तो उनको पहले से ही चिट्ठी जा चुकी थी, तो उन्होंने कोई ऐसी दिक्कत नहीं, वहाँ पे एडमिशन हो गया। अगेन वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था, मुझे अच्छे फैकल्टीज मिले और अच्छा कोऑपरेशन रहा। रीडिंग और एग्जाम लिखने के लिए भी वो लोग खुद मेरे लिए राइटर अरेंज करते थे, क्योंकि पुणे यूनिवर्सिटी पास में था, तो
पुणे यूनिवर्सिटी से उन्होंने पता वता करके उसको पेमेंट वगैरह सब खुद करते थे। वो बहुत बड़ा सपोर्ट था, उनको सब पता था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ से MBA कर लिया मैंने 2004 में कंप्लीट किया। अब बारी आती है एम्प्लॉयमेंट की। अब बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को कैंपस में रिक्रूटमेंट मिल गया था, मुझे तो मिलना ही नहीं था। आप समझ ही सकते हैं क्योंकि कंपनीज आएंगी मुझे तो लेंगी ही नहीं। तो उनको बहुत हेजिटेशन थी लेने में, नहीं ले सकते थे। हालांकि मेरे मार्क्स वगैरह सब कुछ अच्छे आए थे, लेकिन अगेन वही माइंडसेट है तो नहीं लिया। फिर मैं आ गई बाहर, पास आउट करने के बाद फिर मेरी जॉब हंटिंग शुरू हुई। काफ़ी टाइम बैठे रहे। फिर 2004 के सितंबर में नोएडा में एक कंपनी है FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, उसमें मुझे एडमिन टाइप की जॉब मिली थी। ये नहीं कहूँगी कि मेरे क्वालिफिकेशन को मैच करती हुई जॉब मिली थी, बट लोगों का सलाह ये था कि ठीक है कहीं से तो शुरुआत करनी है, शुरुआत कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है, ये भी ठीक है, एक्सपीरियंस काउंट्स। तो हमने शुरू किया। फिर वहाँ पे रहने के कुछ टाइम के बाद, मेरे ख्याल से 1 साल या कुछ टाइम के बाद, मुझे HR में दिया था। तो मैंने HR में उन्होंने मेरे को शिफ्ट किया था। मैंने लगभग वहाँ पे 2 साल जॉब किया। अब ये था HR किया है MBA में HR किया, तो मुझे वहाँ का प्रोफाइल जो है बहुत छोटा लगता था, मतलब मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ रिक्रूटमेंट, और वो भी टेक्निकल रिक्रूटमेंट्स करनी पड़ती थी। टेक्निकल रिक्रूटमेंट्स में ये था कि आप टेक्निकल तो है नहीं, लेकिन हाँ आपको जो भी इंटरव्यूज लेना होता था वो थोड़ा पर्सनल इंटरव्यू था, उसके बाद टेक्निकल टीम को आपको रेफर कर देना होता था। और तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ब्रॉडर प्रोफाइल चाहिए। तब से फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि कहाँ पे मुझे HR का बहुत बड़ा प्रोफाइल या फिर कुछ और ज़्यादा सीखने को मिल सकता है। तो पता चला कि PSUs में अच्छा मिल सकता है, पर मैं प्रिपरेशन करती रही, कंपनीज ढूंढती रही। इस बीच में मैंने FCS छोड़ के एक सोशल सेक्टर में जॉब ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो है डिसेबल लोगों के एम्प्लॉयमेंट का था। तो मैंने कहा ये ट्राई कर लेते हैं। 1 साल मैंने वो किया। फिर 1 साल के बाद मैंने NTPC ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट मेरी एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में ही ज्वाइन हुई थी। अब पिछले 2007 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, और पिछले 2007 से यहाँ से कर रही हूँ। मुझे अब तक 2 प्रमोशंस मिल चुकी है। अगेन स्ट्रगल तो है ही, मतलब जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं तो इतनी आसानी से लोगों का एक्सेप्टेंस नहीं होता है। आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, आपके स्किल से, आपके काम के स्टाइल से। आपकी जो इनिशिएटिव होती है आपके उसी से ही आप जगह बना पाते हैं। काम करने की इच्छा होगी और करना चाहेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, तो ही मतलब आपके साथ लोग आते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर्स थे काफ़ी ठीक ठाक मिले मुझे, तो बाकी बहुत कुछ सीखा मैंने, और बहुत सारा काम आज की डेट में मैं कर पाती हूँ। ये तो रही जो एरा में, उस पीरियड में 2001-2 में जब आप सिम्बोसिस पूना गए थे, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है, यू आर द फर्स्ट वुमन, फर्स्ट फीमेल टू गेट एडमिशन इन सिम्बोसिस पुणे। तो एडमिशन की कहानी तो आपने बताई कि आपको किस तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वहाँ जब आपने MBA किया तो उस दौरान इंस्टीट्यूट ने आपको कोऑपरेट किया, सपोर्टिव थे वो लोग, या फिर क्या क्या चैलेंजेस आए? क्योंकि उस समय बहुत चंद लोग, जैसा मैंने कहा, कि MBA कर रहे थे, और विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल में तो जैसा मैंने कहा कि शायद आप ही रहे होंगे। वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ, मैं ही, मेरे ख्याल से मुझे भी लगता है कि मैं ही पहली थी विमेन थी। और मेरा इंस्टीट्यूट जो है वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट था, है ना। तो वहाँ देखिए मैं ये मान के गई थी कि मेरे साथ काफी चैलेंजेस हो सकती हैं, कि मुझे कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। MBA ऐसा कोर्स होता है, एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, आपको बहुत सारा असाइनमेंट और बहुत सारे प्रेजेंटेशंस करने पड़ते हैं। तो कैसे होगा, मन में डर तो जरूर था कि इतना प्रोफेशनल कोर्स कैसे होगा। लेकिन कहिए अपना विश्वास या फिर गॉड ग्रेस कहिए, जब मैं गई तो प्रोग्राम के डायरेक्टर की जो वाइफ थी, वो हाउस वाइफ थी, उन्होंने पहले से ही बोल के रखा था कि जब वो आएंगे, पहले से आप जानते हैं जब विजुअली चैलेंज एडमिशन लेगा तो पूरे जवार में हल्ला होता है कि अच्छा एक विजुअली चैलेंज आ रहा है, एक विजुअली चैलेंज आ रहा है। तो उनको पता था, तो उन्होंने पहले से बोला था कि अगर कोई ज़रूरत होगी मैं रीडिंग करूँगी और मैं सब कुछ करूँगी। तो जाने के बाद थोड़ा उन लोगों को ज़रूर था कि हम इनके साथ कैसे करेंगे। मेरे फादर से भी पूछा कि कैसे हम इनके साथ कर सकते। तो पापा ने बताया था कि आप बोलिए, ये सुन लेगी, रिकॉर्ड जो भी करना है
कर सकती है। तो उस दौरान मैंने कंप्यूटर खरीद लिया था और कंप्यूटर की हेल्प से ही मैं अपना असाइनमेंट्स वगैरह बनाती थी, स्कैन करके बुक्स वगैरह करती थी। और प्रेजेंटेशंस अगर पावर पॉइंट बनाना होता तो बना लेती थी, लेकिन अगर प्रोजेक्टर पे वो ट्रांसपेरेंट शीट्स होते हैं वो सब करना होता था तो उनकी हेल्प से बना लेती थी। और जितने फैकल्टी थे उन लोगों ने काफ़ी मेरी मदद की थी। और साथ में क्या था, एक चैलेंज जो होता है कि अब मेरे जितने भी साथ वाले कोर्स करने वाले थे उन लोगों ने शायद ही कभी मेरे जैसा किसी को देखा था। शुरू में वो लोग मुझसे ज़्यादा बात ही नहीं करते थे तो शुरू में वो लोग मुझसे बात नहीं करते थे। धीरे धीरे उनका भी मतलब समझ गए मुझे, फिर तो काफ़ी सबका कोऑपरेशन था, अपने साथ वालों का भी और फैकल्टी का भी। तो बहुत मैं कहूँगी अभी तक की जो मेरी पढ़ाई है वो सबसे बेस्ट मेरे 2 साल रहे हैं। मतलब अगर इन द सेंस ऑफ वी टॉक अबाउट आवर एकेडमिक ईयर का कहो या एकेडमिक ईयर, क्योंकि उस वक्त बेस्ट मुझे मिला था। सपोर्ट कहिए, सब कुछ बहुत अच्छे मार्क्स भी आए, बहुत सपोर्ट था। राइटर वगैरह खुद अरेंज करना जैसे कि मैंने बताया, और खुद पे करना, कोई टेंशन नहीं। राइटर के अरेंज करना मुझे उस वक्त की कोई टेंशन नहीं थी, वो खुद करते थे, खुद पेमेंट करते थे। तो बेस्ट था वो अभी तक का। चलिए, तो आपसे हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि एक म्यूजिकल ब्रेक का वक्त है। और ब्रेक के उस पार जब हम वीना मेहता वर्मा से बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे, तो जानेंगे कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा वो किस तरह से पर्सनल लाइफ को मैनेज करती हैं, घर में चीज़ों को कैसे मेंटेन किया जाता है। बहुत अहम जानकारी। आप सुनते रहें प्रोग्राम एक मुलाकात और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। A room without a book is a concrete desert. A person without a book is a cognizant dead carcass. Here comes Radio Udan with a brand new show to help you to find your soul on every Tuesday 9 to 10 p.m. A look into a book. With me, Balanagendran. A look into a book. An excavation for eternal bliss. आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात और ये वीकली एपिसोड है प्रोग्राम एक मुलाकात का। जैसे हमारे श्रोता जानते हैं, आप सुन सकते हैं 9 से 10 हर शुक्रवार रेडियो उड़ान पर, और कल शनिवार है तो रिपीट ब्रॉडकास्ट आप इस प्रोग्राम का सुन सकते हैं इन्हीं चैनल्स पर शाम 4 से 5। तो वीना जी, मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, ब्लॉग्स में आर्टिकल पढ़े हैं कि कुशलता पूर्वक आप अपनी पर्सनल लाइफ को जी रही हैं, अपने हस्बैंड के साथ चीज़ों को मैनेज कर रही हैं। प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना तो एक अच्छी बात है, बड़ी बात है, लेकिन ये कोई ही कर पाता है कि प्रोफेशनली इन्वॉल्व होने के बाद फिर पर्सनल लाइफ को मैनेज करना है, और बावजूद इसके कि एक दृष्टिबाधिता अपने साथ है। तो कैसे आप चीज़ों को मैनेज करती हैं, घर में जो गतिविधियां हैं उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप अपने अनुभव हमारे साथ बांटें, हमारे श्रोताओं के साथ बांटें। अच्छा, हमें तो ऐसा है, आप पहले ही जानते हैं कि हम मतलब मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और मेरे हस्बैंड लो विजन है। तो हमारी जब शादी हुई तो हमारे साथ तो नहीं था कोई भी रहने वाला, कि मेरा ये भी शुरू से था कि मुझे जो भी काम करना है खुद से करना है। ये माना, ये एक टैबू है सोसाइटी में कि ब्लाइंड गर्ल है तो खाना नहीं बना सकती, ब्लाइंड गर्ल है तो रोटी नहीं बना सकती, अपना घर खुद से मैनेज नहीं कर सकती है। अब अगेन ये पर्सनल लाइफ में भी ये जो टैबूज है इनको भी मुझे ब्रेक करना था जी। तो इसके लिए फिर मैं ऐसा नहीं कहूँगी मुझे बहुत पहले से सब कुछ आता था, क्योंकि हम हॉस्टल में रह के पढ़े थे। तो थोड़ा बहुत जब घर में जाती थी, मेरी जो घर में मेरे पेरेंट्स और मेरी जो सिस्टर्स हैं, मेरा शुरू से ऐसा रहा है कि घर में मुझे इक्वल ही ट्रीटमेंट मिला है। मतलब शैतानी करना हो, चाहे डांट खाना हो, चाहे कुछ भी, ऐसा नहीं था कि मुझे अगर नहीं दिखाई देता है तो मुझे चुपचाप घर में बैठना है और बाकी लोग शैतानी करेंगे।
और बाकी लोग शैतानी करेंगे तो उनको ही डांट पड़ेगी, मुझे नहीं। तो इस वजह से शुरू से ही मुझे उस तरह का ट्रीटमेंट मिला। और जब मैं पढ़ाई जब नहीं करती थी, जब तक मैंने स्कूल नहीं ज्वाइन किया था, तो मुझे था कि कुछ करना है, ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ बैठना है। तो मैं घर में बैठ के मम्मी के साथ जो मुझे कहती थी, चाहे वो कपड़े धुलवा लें, चाहे वो बर्तन साफ करवा लें, जो उनकी हेल्प हो सकती थी मैं वो करती थी। इसके अलावा मुझे था, उस जमाने में ना एक वायर से बहुत सारे कुछ बनाया करते थे लोग, कि गुलदस्ते या कुत्ते बिल्लियां कुछ भी कहे थे घर को सजाने के लिए, वो सब अब तो खैर बहुत सारी चीजें सब रेडीमेड आ गई, वो सब मैं बनाया करती थी। तो अब शादी हुई तो मेरा ये था कि मुझे सब कुछ करना है खुद से। तो ये एडवांटेज रहा, कह सकते हैं, कि हमारे साथ कोई नहीं था और मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने का बहुत मौका मिल गया। मैंने फॉर्मली कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, तो मैंने खुद खाना बनाना सीखा। ठीक है, शुरू में खराब हुआ जो भी था, रोटी बनाना सीखा, सब कुछ। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना सीखा। तो आज की डेट में मैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से सारा चीज, घर का एक एक चीज मैं खुद से ही मैनेज करती हूँ, सब कुछ। चाहे राशन लाना होगा तो फोन पे, और खाना बनाना है मैं बनाती हूँ, मेरी मेड है वो मेरी हेल्प करती है कटिंग में, वेजिटेबल कटिंग में और सफाई में, नहीं होती वो भी कर लेती हूँ। तो जो टेक्नोलॉजी की मदद से, अब अगर मैं कहूँ कि खुद से ट्रैवल, एक बार मोबिलिटी की बात करें तो खुद से ट्रैवलिंग की बात है, मैं करती हूँ। मैं कैंपस में रहती हूँ, ऑफिस से घर आना जाना वॉकिंग डिस्टेंस है। अब मुझे ये लगता था कि घर की पहचान कैसे हो, तो शुरू से एक हमने कॉलिंग बेल रखा है, जो रिमोट मेरे पास है, जब घर के पास आ जाती है उसको बजा करके मैं पहचान लेती हूँ मेरा घर आ गया। तो उससे वो है। बाकी आप बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये आती है, लोगों को लगता है मिल्क बॉयल कैसे करेंगे। बहुत सिंपल और साधारण सी चीज होती है मिल्क बॉयलर। ठीक है, उसको मैं लिया है, जो कि साउथ इंडिया में ज्यादा यूज होता है। तो दूध आपका गिरता नहीं है, उसमें विसल आता है, तो उससे काम आसान हो जाता है। ठीक है, अब मेरे पास माइक्रोवेव है, जो कि अभी सैमसंग का अवेलेबल है। पहले मेरे पास, मैंने ऑनलाइन शॉप करके यूएसए से मंगाया था, जो कि बेसिक फीचर वाला था। अभी मेरे पास सैमसंग का है, टॉकिंग है, फुल्ली टॉकिंग है, उसमें मैं यूज करती हूँ। और बाकी का काम गैस पे करती हूँ। तो सारी ही चीजें मैं कर पाती हूँ, खाना भी ठीक ठाक बना लेती हूँ, ऐसा कहते हैं लोग। और रेसिपीज में नेटवेट पे देख करके और सारी चीजें रख के बना लेती हूँ। तो काफी टॉकिंग इनेबल्ड जो हार्डवेयर हैं, जहाँ तक आपके यूजेबिलिटी का सवाल है, यानी कि जैसे आपने माइक्रोवेव कहा कि भाई वो एक तरह के टॉकिंग एड्स आप यूज करती हैं, तो जो कुकर, बर्तन और तमाम वो भी बोलते हैं आपके किचन में? यही सवाल किसी और ने भी पहले पूछा था, मगर ऐसा नहीं, अभी तक तो कुकर और वो सब बोलने वाले नहीं आए हैं। जी। मेरा बर्तन खरीदते वक्त एक कंसर्न रहता है कि आप ऐसा चूज करें जिससे आपको पकड़ने में आसानी हो। ठीक है, हीट उसमें ना रहे, मतलब हीट रेजिस्टेंस वाले उसके हैंडल्स वगैरह हों, बस यही कंसर्न होता है। और बाकी का तो आप खुद ही जानते हैं, खाना बनाने में कौन सा आपको बोल के बताएगा, सब्जी थोड़ी बोल के बताएगा कि वे बन गया जी या दाल बताएगा, तो वो आपको अंदाजा होता है। हाँ, कोशिश ये रहे कि आप जिस हद तक हो सके एक्सेसिबिलिटी का ख्याल रखें, एक्सेसिबल चीजें यूज कर सके, तो जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। तो उसी की मदद से मैं सारा काम कर पाती हूँ। और मेरा शौक भी रहा था कि मुझे सारे के सारे जो जितने भी टैबूज हैं और सबको ब्रेक करना है, यही बात। और आपने जो डिसेबिलिटी सेक्टर में रहते हुए काम किए हैं, अपने प्रोग्राम की शुरुआत में आपसे बातचीत करने से पहले हम श्रोताओं को उसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे ही चुके हैं, किस तरीके से लगातार 2006, 7 और 8 में आपको तमाम राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज के इस प्रोग्राम में आप चलने से पहले हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? मैं मैसेज क्या देना चाहूँगी, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे साथ लिमिटेशंस हैं, पहली बात तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें। आधी से ज्यादा परेशानियां यही खत्म हो जाती हैं। ठीक है, एक बार हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मेरे साथ ये लिमिटेशन है, मुझे इसी के साथ रहना है और आगे चलने, चाहे कोई लेट एक्वायर की हुई लिमिटेशन या डिसेबिलिटी हो, या हमने देर में इस चीज को समझा है, या इस दुनिया में देर से मतलब डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तब भी। और दूसरी बात ये, आज की जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी
तो तब के टाइम में तो जो टेक्नोलॉजी था वो काफी कम था। आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बहुत सारा काम हो चुका है, तो मुझे लगता है अब तो किसी को पढ़ने में और सब में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। और मैं उन पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी जिसके पास छोटा बच्चा है जो डिसेबल है, या फिर किसी के साथ ऐसा ना हो, आ भी जाता है, तो आज की डेट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप उसको पढ़ा नहीं सकते और कुछ उसका कर नहीं सकते। इंटरनेट से मैंने ये भी देखा है कि इंटरनेट से भी लोग ढूंढ करके जानकारी निकाल करके पहुंच जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी मैं इन सब चीज़ों को मिस करती हूँ, पर मैं खुश होती हूँ कि आज के जनरेशन को ये इन सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यही मेरे संदेश। और मैं अपने श्रोताओं को बताना पसंद करूंगा कि आपके हस्बैंड यानी कि प्रशांत रंजन वर्मा से हम पहले ही प्रोग्राम एक मुलाकात में बात कर चुके हैं, और उनसे हमने कहा था कि हम वीना वर्मा से भी एक दिन बात करेंगे। तो प्रशांत हमें डिटेल में बता चुके थे कि कैसे उन्होंने आपसे मुलाकात की। तो जोड़ के किसी दिन सुना देना। जी जरूर। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं समझता हूँ कि जो प्रशांत ने हमको अपने प्रोग्राम के दौरान बताया और जो आज अपने एक्सपीरियंसेस, अपने व्यूज हमारे साथ शेयर किए हैं, वो न केवल प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली भी लोगों को इंस्पिरेशंस देंगे, और किस तरीके से आगे बढ़ना है, जीवन में क्या करना है, वो चीज़ें ख़ास तौर पर इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि उस ज़माने में जब रिसोर्सेज बहुत सीमित थे, तब आपने MBA किया और फिर काफ़ी संघर्ष करके आप आगे बढ़े। अब तो जैसा आपने कहा कि भाई टेक्नोलॉजी भी है और काफ़ी रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो इन सबको बखूबी यूटिलाइज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको ये भी डर लगता है कि हम शादी करेंगे तो दोनों लोग ही अगर होंगे तो कैसे मैनेज करेंगे। मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर आप चाहत रखते हो तो सब चीजें ही आसान हो जाती हैं, बस डर नहीं होना चाहिए मन में। थोड़ी दिक्कतें आती हैं, थोड़ा हमारी लाइफ अलग होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैनेज कर सकते हैं। हम दोनों मैनेज कर रहे हैं तो कोई भी कर सकता है। जी चलिए वीना जी, तो आप प्रोग्राम एक मुलाकात का आज हिस्सा बने। स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी मुलाकात अपनी गेस्ट वीना मेहता वर्मा के साथ। आज के इस प्रोग्राम के मुतालिक अपनी फीडबैक और विचार भेजने के लिए नोट करें हमारा ईमेल आईडी mail@radioudan.com और amit@radioudan.com। तो दोस्तों, अब अपने दोस्त अमित भट्ट को इजाजत दीजिए, और चलने से पहले एक प्यारा सा सॉन्ग जो हमारी गेस्ट ने रिक्वेस्ट किया था। दरअसल वीना जी को ये सॉन्ग बहुत पसंद है, तो इस प्रोग्राम के आखिर में ये सॉन्ग मैं अपनी गेस्ट के लिए छोड़े जा रहा हूँ। आप भी इस संगीत को एंजॉय कीजिए और रेडियो उड़ान से प्रसारित होने वाले तमाम प्रोग्राम्स का यूं ही आनंद लेते चले जाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगले शुक्रवार ठीक रात को 9 बजे। आप ध्यान रखें अपना। नमस्कार।